रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है। तो मैं बोलूंगा द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। तो मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टेंस क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। रेजिस्टेंस क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने अंदर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। मींस जब कभी भी किसी मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज निकलना चाहते हैं तो मटेरियल क्या करेगा? उनको अपोज करेगा। क्या करेगा? उनको अपोज करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप नाम दे रहे होते हो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बात बिल्कुल क्लियर सी है। तो हम बोलेंगे कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो क्या करता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए क्या करता है? अपोज करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आगे हम बात करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है भाई, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो जाएगी ओम, और ओम को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल को हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं सिंबल को? ओमेगा। तो यहां तक मैं क्या समझ गया? रेजिस्टेंस क्या होती है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो क्या करती है? अपोज करती है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने से। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? ओम होती है, और ओम को मैं ओमेगा सिंबल से डिनोट करता हूं। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर स्केलर को हम 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, रेजिस्टेंस जो हमें दिखता है एक्चुअल में, जो रियल लाइफ में देखते हैं, वो इस तरीके की पिक्चर होती है। किसकी? रेजिस्टेंस की। इस पर आप ये कलर बैंड देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे हो? कलर बैंड। तो ये कलर बैंड क्या है? ये कोडिंग है। ये क्या है? कलर कोडिंग है, जो क्या करती है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिनोट करती है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताते हैं ये कलर के बैंड्स। ठीक है, आगे मैं अगर आपसे बात करता हूं, तो एक हैशटैग आया, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर गुड कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर यानी कि जो अपने अंदर से चार्जेस को इजीली फ्लो होने देता है, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है। कैसा होता है? लो होता है। तो मैंने बोला रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन है, रुकावट है। तो कंडक्टर अच्छे तरीके से चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, मतलब रुकावट कैसी होती है? रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है। उसके अपोजिट में बात करता हूं, इंसुलेटर्स जो क्या करते हैं? करंट फ्लो नहीं होने देते हैं। दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, उनके अंदर रुकावट कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बात करें, तो अब मेरे से बोला गया डिफाइन 1 ओम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिफाइन 1 ओम। तो मैं क्या बोलता हूं, ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट। और R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि V की जगह पर मैंने लिख दिया 1 वोल्ट, और करंट I की जगह पर मैंने लिख दिया 1 एम्पियर। अगर वोल्टेज कितना हो जाए? 1 वोल्ट, और करंट कितना हो जाए? 1 एम्पियर, तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाने वाली है? 1 ओम। तो मेरे को पूछा गया डिफाइन 1 ओम। तो हम क्या बोलते हैं, जब किसी सर्किट में 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में कितना हो? 1 वोल्ट का, और उसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट कितना हो? 1 एम्पियर का। तो इस कंडीशन में उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम का। इस बात को फिर से समझेंगे कि अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का कितना होगा? 1 ओम। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, ये जो रेजिस्टेंस है उसको इफेक्ट करने वाले, उसको चेंज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो फैक्टर है उसका नाम होता है लेंथ। तो किसी भी रेजिस्टेंस का, जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पहला फैक्टर क्या होता है? लेंथ। लेंथ क्या होगी? ये जो होती है, ये, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद हमने बोला इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बात आती है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? तो आपने बोला ये तो लेंथ हो गई। ठीक है, अब ये जो
सिलिंड्रिकल शेप है ना, उसमें यहाँ पर क्या होगा, ये सर्कल होगा। तो ये सर्कल जहां पर जो मौजूद होता है उस सर्कल के एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो लेंथ क्लियर हो गई, ये लेंथ हो जाएगी। इसके अलावा ये पूरा सिलेंडर है, तो सिलेंडर का यहाँ पर क्या होगा, सर्कल होगा। इस सर्कल को हम नाम देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके अलावा हम बात करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल से ये रेजिस्टेंस बना हुआ है उसका नेचर क्या है, वो भी डिपेंड करता है, वो भी अफेक्ट करता है किसको, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहली चीज लेंथ, ये हो गई लेंथ। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा ये किस मटेरियल से बना हुआ है। इन तीन चीजों पे हमारा रेजिस्टेंस एक्चुअल में डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है तो कैसे करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है तो कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के तो प्रोपोर्शनल होता है और ये रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख लेते हैं कैसे होता है। मैंने यहां पर बोला कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो प्रोपोर्शनल है, इसके अलावा जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने यहां पर यही लिखा हुआ, क्या बोला, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं क्या बोलूं कि ये दो मेरे पास में रिलेशन आ गए, अगर मैं इन दोनों रिलेशन को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो मैंने बोला कि ऑन कंबाइनिंग दीज टू रिलेशंस मेरे को क्या मिल जाने वाला है, मेरे को मिलेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। क्या मिल जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। अब आप जानते हो भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो क्या होता है, इक्वल टू के साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है। तो मैंने क्या बोला, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, आर का आर है, केवल प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर मैंने इक्वल टू और साथ में एक कांस्टेंट लिख दिया। ये क्या लिख दिया, एक कांस्टेंट लिख दिया। बाकी एल का एल है, ए का ए है, तो मैंने बोला प्रोपोर्शनलिटी हटा तो इक्वल टू आया और एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। और वैसे सिंबल का नाम क्या होता है, रो। क्या होता है, रो। ठीक है, अब इसी रिलेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए को मैं रीअरेंज करूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रो क्या मैंने बोला अभी, इसको क्या बोला था, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर लेंथ ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं याद रखूंगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यानी कि रो इक्वल टू राल। कैसे याद रखूंगा, रो इक्वल टू राल। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। चलिए, अब बात जो आएगी वो आएगी हमारी किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो मैं रेजिस्टिविटी की बात कर लेता हूं। तो मैंने बोला आपसे फॉर्मूला तो मेरे को पता चल गया, रो इक्वल टू क्या होगा, राल। तो अगर इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, ए क्या है, एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने 1 मीटर स्क्वायर। और एल क्या, लेंथ, लेंथ को लिख दिया कितना, 1 मीटर। तो क्या होगा, इसकी जगह 1 लिखो, इसकी जगह 1 लिखो, तो क्या होगा, रो इक्वल टू आर। अगर यहां मैंने 1 लिख दिया और यहां पर भी 1 लिख दिया तो रो और आर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है जब कंडक्टर का या रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का एरिया कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर होती है जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का और 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर के थ्रू ऑफर किया जाता है। ठीक है, या फिर आप इसको और सिंपल कर सकते हो, तो मैं आपसे बोलूं 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और 1 मीटर क्या है, लेंथ है। अगर मैं इसकी इस रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी मान लेते हैं, 1 मीटर, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना मान लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई दिस लेंथ। तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो मैंने बोला कि एरिया और लेंथ को कंबाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम।
तो अगर एरिया यूनिट है और लेंथ भी यूनिट है, यानी एरिया 1 है और लेंथ भी 1 है, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो मैं बोलता हूं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रेजिस्टिविटी वही होती है। तो रेजिस्टिविटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर दोगे? रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? द अपोजिशन यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर का यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब जो हिस्सा है वो कितना अपोजिशन, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वही उसकी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। आप यहां से देख सकते हो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ की होती है मीटर। तो इसका मीटर इसके मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहां पर बचेगा ओम और यहां पर क्या बचेगा? मीटर। तो क्या हो गया? एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। ओके, ओम को आप डिनोट करते हो ओमेगा से और मीटर का एम, तो ओमेगा मीटर ये इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अबाउट द रेजिस्टिविटी। पहला, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये जो आपका कंडक्टर है, जो रेजिस्टर है, वो जिस चीज से बना है, जिस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। मतलब अगर मटेरियल बदलेगा, अगर मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टिविटी भी बदलेगी। ठीक है, मैंने बोला कि एक रजिस्टर किससे बना हुआ? कॉपर से बना हुआ है ये कंडक्टर, और एक मैंने बोला एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायमेंशन। जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर कॉपर से मैंने एक रजिस्टर ऐसा बनाया और कॉपर का ही मैंने इससे मोटा एक रजिस्टर बना दिया, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, लेकिन दोनों कॉपर के ही है ना, इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी कैसी होगी? सेम टू सेम। तो मैंने बोला अगर मटेरियल सेम है, भले उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई अलग अलग हैं, लेकिन मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम टू सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायमेंशन, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टिविटी है इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हो। इतनी बात ओके है? ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं अबाउट द रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनके ऊपर लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके।